सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित टॉपिक किसान आंदोलन की श्रृंखला में हमारा चौथा वीडियो जयपुर राज्य में किसान आंदोलन से संबंधित है। जयपुर राज्य में विशेष तौर से हम सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन के संबंध में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। जयपुर राज्य के जागीरदारी इलाकों में भी किसान लागबाग, अत्यधिक लगान, करों में वृद्धि और सामंतों के दमन से एक प्रकार से दुखी थे। यहाँ के अधिकांश किसान जाट जाति के थे जो सीकर, खेतड़ी, शेखावटी आदि क्षेत्रों में बसे हुए थे। 1918 ईस्वी में शेखावटी क्षेत्र में चीरवा सेवा समिति ने अकाल तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाई। देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर इस समिति ने शेखावटी क्षेत्र में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और शराबबंदी जैसे आंदोलन चलाए, जिसका प्रभाव गांवों तक भी हुआ। चीरवा सेवा समिति का आंदोलन भूमि समस्याओं से संबंधित नहीं था, लेकिन इससे किसानों को सामंती अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रेरणा मिली। जयपुर राज्य में विशेष तौर से सीकर का जो किसान आंदोलन है, जो जागीरदार के विरुद्ध हुआ था, इसकी गूंज इंग्लैंड तक भी पहुंची थी। इसलिए ये थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीकर जयपुर का एक बड़ा ठिकाना था। यहाँ की 56% भूमि जाट किसानों के पास थी। यहाँ भू राजस्व वसूल करने की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। कहीं बटाई पद्धति प्रचलित थी तो कहीं पातिया नकद में लगान की वसूली होती थी। किसानों से लगान के अतिरिक्त अनेक प्रकार की लागतें, मापा आदि कर भी उनको देने पड़ते थे तथा बेगार भी करनी पड़ती थी। किसानों के पास स्वयं के लिए उपज का बहुत कम भाग बचता था और मुश्किल से ही उनका जीवन निर्वाह होता था। 1922 में सीकर के ठाकुर राव राजा कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर के मृत्यु भोज तथा स्वयं के खड़ग बंधाई या तलवार बंधाई समारोह में अत्यधिक व्यय होने की बात कहकर के लगान में 25 से 50% तक बढ़ोतरी कर दी थी। किसानों ने जब इसका विरोध किया तब जागीरदार ने अगले वर्ष से लागतों में छूट देने एवं फिर पहले की तरह ही लगान वसूली का आश्वासन दिया। उसने कहा कि ये लगान केवल इसी वर्ष बढ़ा हुआ है, अगले वर्ष इसे पूर्व स्तर पर ले लिया जाएगा। लेकिन जागीरदार ने अपने वचन का पालन नहीं किया और 1923 में भी उसने बढ़ी हुई दरों से ही लगान वसूला। फलस्वरूप किसानों ने इसकी शिकायत जयपुर महाराजा एवं अंग्रेज रेजिडेंट से की। महाराजा ने सीकर के जागीरदार कल्याण सिंह को पुरानी दरों से ही लगान वसूल करने का आदेश दिया, लेकिन ठिकाने ने जयपुर राज्य के आदेशों का पालन नहीं किया। सीकर के जागीरदार द्वारा लगान में कमी नहीं करने से 1924 ईस्वी में किसानों ने पुनः जयपुर राज्य के मुख्यमंत्री ग्लेंसी के समक्ष जागीरदार की शिकायत की, लेकिन राज्य ने किसानों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी ने सीकर जागीरदार एवं किसानों के मध्य समझौते का प्रयास किया, मगर जागीरदार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा जागीरदार ने किसानों एवं उनकी स्त्रियों पर अत्याचार किया। तब किसानों ने संगठित होकर जागीरदार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस जागीरदारी दमन के विरुद्ध समाचार जब प्रकाशित हुए
तो जयपुर राज्य में तरुण राजस्थान का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। रामनारायण चौधरी को भी जयपुर राज्य से बाहर जाने के आदेश दिए गए। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से इस सीकर जागीरदार के दमन की गूंज भारत की केंद्रीय असेंबली एवं इंग्लैंड की कॉमन सभा में भी सुनाई दी। वहाँ भी सदस्यों ने सीकर ठिकाने से संबंधित सवाल पूछे। फलस्वरूप एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई और इंग्लैंड की सरकार ने भी सीकर के ठाकुर को बंदोबस्त करके किसानों की समस्याओं को सुलझाने की सलाह दी। सीकर के जागीरदार ने बंदोबस्त करने से पहले किसानों के साथ चालाकी करते हुए भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो लोहे की ज़रीब होती है उसे छोटा करवा दिया, ताकि किसानों के पास ज़मीन है बीघों में उसकी संख्या बढ़ जाए। इससे बंदोबस्त के दौरान उसे अधिक लगान मिले। 1925 से 28 के दौरान ये सर्वेक्षण चलता रहा, लेकिन 1928 में किसानों को इस बात का पता चल गया कि जागीरदार ने ज़रीब में बेईमानी की और ज़रीब को छोटा कर दिया है। तब किसानों ने जयपुर महाराजा से ज़रीब की लंबाई पहले की तरह ही करने का अनुरोध किया। इसी मध्य ठिकाने ने 1929 ईस्वी में लगान में वृद्धि कर दी। मुख्यमंत्री ग्लैंसी और राजस्व मंत्री की सलाह और महाराजा के परामर्श को भी सीकर के जागीरदार ने कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ठाकुर किसी भी प्रकार किसानों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। फलस्वरूप किसानों ने पुनः जागीरदार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बार भरतपुर के किसान नेता ठाकुर देशराज ने किसानों का साथ दिया। उसने राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र में किसानों की समस्याओं का विवरण प्रकाशित करके पूरे देश का ध्यान जागीरदार की दमनपूर्ण कार्रवाई की ओर आकर्षित किया। ठाकुर देशराज ने 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की, जिसने किसानों को एक प्रकार से संगठित और उनमें एकता स्थापित की। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा के सम्मेलन में लगभग 60,000 किसानों ने भाग लेकर के किसान एकता का परिचय दिया। 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा तथा राजस्थान जाट सभा के कार्यकर्ताओं ने सीकर ठिकाने के गांवों में घूम घूम करके किसानों में जागृति एवं उत्साह उत्पन्न किया। 20 जनवरी से 26 जनवरी 1934 को सीकर ठिकाने के पलथाना गांव में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें ठाकुर देशराज, मास्टर चंद्रभान चौधरी, हरि सिंह तथा देव सिंह ने अपने भाषणों में सीकर ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की। इससे नाराज होकर के सीकर के जागीरदार राव राजा कल्याण सिंह ने मास्टर चंद्रभान और हरि सिंह को बंदी बना लिया। जाट स्कूल बंद कर दिए गए और पलथाना के स्कूल भवन को गिरा दिया। ठिकाने की इस दमनपूर्ण कार्रवाई के विरोध में 200 जाट किसानों का एक शिष्टमंडल जयपुर में राज कौंसिल के सभापति व्यूचैम से मिला और ठिकाने के अत्याचारों की शिकायत की। जागीरदार या राव राजा सीकर ने इसके प्रतिशोध में और अधिक अत्याचार जाट किसानों पर किए। परिणाम स्वरूप जाट किसानों ने लगान नहीं का अभियान प्रारंभ किया और जयपुर की राज्य कौंसिल को पुनः ज्ञापन भेजा। इस पर ठिकाने ने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया और किसानों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया। उनकी स्त्रियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किए गए। इन नृशंस और दमनपूर्ण कार्यों के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्य सरकार से ठिकानेदार को दंडित करने की
मांग की गई। किसानों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए जयपुर राज्य ने कैप्टन वेब को सीकर भेजा, जिसने 13 अगस्त 1934 को किसानों से एक समझौता कर लिया, जिसके अनुसार किसानों पर लगाई गई बहुत सी लागतें समाप्त कर दी गई। लगान में वृद्धि की गई थी उसे वापस ले लिया गया। जो बकाया लगान था उस पर ब्याज समाप्त कर दिया गया। बेगार पर रोक लगा दी गई और किसानों के पशुओं के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक सेवाओं में भी जाटों को समान अवसर देने एवं भूमि का जो लगान है वो जाट पंचायतों के साथ विचार विमर्श करके भूमि की किस्म के अनुसार लेने का निर्णय किया गया। यह समझौता सीकर के किसानों की एक बहुत बड़ी सफलता थी, मगर सीकर के राव राजा ने वेब के समझौते के अनुसार किसानों को रियायतें नहीं दी। उसने पुनः मनमाना लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर किसानों ने ठिकाने को लगान देना बंद कर दिया। लतः ठिकाने द्वारा जबरन लगान की वसूली की जाने लगी। किसानों की स्त्रियों के आभूषण तक खोद दिए गए और घरों में धन गड़ा होने की आशंका में घरों के फर्श तक खोदे गए। इस आंदोलन ने एक प्रकार से जाट राजपूत संघर्ष का रूप धारण कर लिया। सीकर के जागीरदार ने भी जयपुर काउंसिल से दिसंबर 1934 में एक अध्यादेश पारित करवा लिया, जिसके अनुसार विरोध करने वालों को लगान वसूली का विरोध करने वालों को 6 माह के कारावास का दंड दिया जा सकता था। अब जागीरदार ने क्रूरता की सभी सीमाएं एक प्रकार से लांघ दी, लेकिन किसानों की एकता और संगठन से वह लगान एकत्र नहीं कर सका। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कूदन गांव में पुलिस की सहायता से लगान वसूल करने गया, जिससे जाट किसान उग्र हो गए और पुलिस की गोलियों से 4 किसान मारे भी गए, 14 घायल हुए और 175 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान जाट सभा के पदाधिकारियों को ठिकाने की सीमा से बाहर जाने के आदेश दिए गए। ऐसी स्थिति में जाट महासभा ने भारत सरकार से सीकर में हस्तक्षेप का अनुरोध किया। सीकर में किसानों पर हो रहे अत्याचारों की पूरे देश भर में आलोचना हुई, निंदा हुई। विवश होकर ठिकाने को जाट प्रतिनिधियों से समझौता करना पड़ा। सर छोटूराम चौधरी और रतन सिंह के माध्यम से ठिकाने ने किसानों से समझौता किया और उसे 15 मार्च 1935 को लिखित रूप दे दिया गया। लगान को 3 महीने में चुकाने के लिए 25 से 30% तक की छूट की घोषणा की गई और जाट किसानों को विभिन्न सामाजिक सुविधाएं भी दी गई। इस समझौते से किसान पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हुए, मगर अब आंदोलन शिथिल पड़ गया था और 1947 के बाद ही किसानों की मांगें स्वीकार की गई। इस प्रकार जयपुर राज्य के सीकर ठिकाने के किसान आंदोलन में हम देखते हैं कि जयपुर राज्य प्रशासन की सलाह है और आदेश के बाद भी सीकर का जो जागीरदार था, जिसे राव राजा की उपाधि प्राप्त थी, उसने किसानों को सहूलियतें नहीं दी। यहाँ तक कि भारत की केंद्रीय विधानसभा और इंग्लैंड की कॉमन सभा में भी सीकर ठिकाने में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में प्रश्न पूछे गए। अंग्रेजी सरकार ने भी सीकर के राव को एक प्रकार से बंदोबस्त कराने की सलाह दी। राव ने उनकी सलाह तो मान ली, पर इसमें भी चालाकी की और किस प्रकार अधिक से अधिक लगान वसूला जाए, इसके लिए जरीब को ही छोटा करवा दिया। तो इस प्रकार एक चीज़ हम देखते हैं इस सारे आंदोलन के संदर्भ में, जो जागीरदार था एक प्रकार से उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अधिकतम लगान वसूल करना था,
इसके लिए चाहे उसे चालाकी करना पड़े, कपट करना पड़े या अत्याचार करना पड़े, वो किसी भी सीमा तक जा सकता था। ये तो एक प्रकार से जाट महासभा और किसानों की संगठन शक्ति का ही प्रभाव था और समाचार पत्रों की देन थी कि पूरे देश में इस किसान आंदोलन को चर्चित बना दिया। और जयपुर महाराजा की बात तो एक प्रकार से हम देखते हैं इस सारे आंदोलन में सुनी ही नहीं गई थी, पर पूरे देश से जब प्रेशर पड़ा तब जाकर के कुछ रियायतें सीकर के जागीरदार ने किसानों को दी और किसानों की सभी समस्याओं का हल तो आज़ादी के बाद ही हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।